Okay, so we are doing paper 2. That is a calculator version of 4024 practice paper for the examination 2025 and onwards. 4024 paper 2, it is of 2 hours, and the marks for this paper is 100 marks. Formula sheet will be given to you. And the first question is y equal to mx plus c. This is obviously line equation. But anyhow, they are asking you find a value of y when m is minus 3, x is minus 2, and c is minus 8. So basically, you have to substitute these values. y is equal to m की जगह देखो minus c रख दिया, x की जगह I put minus 2, and then c की जगह देखो minus 8 put कर दिया. So minus c multiplied by minus 2 is plus 6. 6 plus minus 8 is minus 2. So your y value is minus 2 here. Write down the reciprocal of 1 upon 8. So 1 upon 8 का reciprocal 8 upon 1 हो जाएगा, which is obviously 8 over here. Divide $24 in the ratio 7:5. तो देखो बेटा यहां पर बेसिकली टोटल रेशियो क्या है? व्हाट इज द टोटल रेशियो? द टोटल रेशियो ओवर हियर इज 7 plus 5, which is 12. तो 7 over 12 of 24, that is 12 ones are 12 to the 24. तो 7 to the 14. तो देखो पहले मैं 7 का रेशियो लिखूंगा, 7 की वैल्यू, 7 रेशियो लिखा हुआ है पहले, तो पहले मैं 7 का ही एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा $14. और फिर मैं यहां पर 5 over 12 of total 24 here. तो यहां पर बेटा दिस इज गोइंग टू बी 12 ones are 12, 12 twos are 24, 5 to the 10 is going to be your $10 आंसर. तो मेक श्योर पहले आप $14 लिख रहे हो, फिर आप $10 लिख रहे हो. 10 और 14 नहीं लिखिएगा. सेम ऑर्डर में चलना है जिस ऑर्डर में उसने रेशियो दिया हुआ है. नेक्स्ट दे आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4. राइट 24.60 एज अ फ्रैक्शन ऑफ $2870. गिव योर आंसर इन सिम्पलेस्ट फॉर्म. अब देखो हमें एज अ फ्रैक्शन ऑफ लिखा हुआ है. तो देखो जो भी एज अ फ्रैक्शन के बाद लिखी हुई होती है ना, एज अ फ्रैक्शन ऑफ के बाद, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, दैट इज $2870, और इस वैल्यू को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. बोथ ऑफ दीज आर इन डॉलर्स, सेम यूनिट. तो देखो डिवाइड करवाएंगे हम, सेम यूनिट होना चाहिए. अब हम डिवाइड करेंगे तो किस तरह करवाएंगे बेटा? वी आर गोइंग टू मूव दिस डेसिमल राइट साइड, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं फर्दर. ठीक है ना? तो मैं जब डेसिमल को राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो 2460 हो जाएगा. ये जितना डेसिमल राइट साइड लेके जाऊंगा उतने जीरोस डिनोमिनेटर में बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है ना? तो देखो यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गया. देन अगेन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है. हम इसको अब कैंसिल आउट करना चाहें कैंसिल आउट कर दें, वरना आप कैलकुलेटर से बस ये वर्किंग शो करा दी कि आपने यार डेसिमल को आगे कर दिया. ये वर्किंग शो करवा दो. उसके बाद आप 246 डिवाइड बाय 28700, द आंसर इज 3/350. ये आप कैंसिलेशन शो ना करें. 3/350 इज गोइंग टू बी अ सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर. तो इतनी वर्किंग जो चाहिए होती है कि भाई आपने मतलब वो अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहे हैं कि आपने डेसिमल को पहले रिमूव करा है कि नहीं करा, फिर आप उसी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो. वरना कैलकुलेटर से तो आप डायरेक्ट भी रख लोगे तो आंसर आ जाएगा 3/350. लेकिन पहले आपने ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत शो करनी है फॉर 2 marks. Next, they're asking you the scale drawing shows the position of both town A and town B. The scale of the drawing is 1 centimeter to 12 kilometer. तो देखो अगर आपके स्केल, देखो ये पूरी स्केलिंग यहाँ पे दी हुई है, तो एक्चुअल 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन योर मैप ऑन दिस स्केल. फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी. तो ऑब्वियसली यहां पर
So you're not going to have the exact value. तो यहाँ पर आ रहा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर, तो उसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज 9 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 सेंटीमीटर 12 किलोमीटर के बराबर है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12, व्हाट आई एम गेटिंग इज इट इज 108 किलोमीटर। Okay. Now for part B, they will ask you to basically it is going to draw a rectangle, a triangle here, because देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाउन सी 72 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए। तो देखो 72 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए, so what will be this value in scale? तो 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर is equal to 12 किलोमीटर। So 72 kilometer is going to be how many centimeter? I'm going to cross multiply these values. I'll get the answer of x. So 72 divided by 12. मेरे पास आ रहा होगा 72 divided by 12. So 72 divided by 12 is 6. So you're going to make an arc of 6 centimeter from A. आप कंपास की नीडल यहां पर रखोगे and you're going to draw the arc from A of 6 centimeter. So you're going to draw the arc of 6 centimeter from A, because it is saying from A over here. तो अब यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर की, लेट्स से एक आर्क ड्रॉ करिए आपने। नॉट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, अगेन सेइंग दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, मैं सिर्फ यहां पर आपको सिर्फ मेंशन करके दिखा रहा हूं। 96 किलोमीटर अगेन क्या हो जाएगा, यू गोना डिवाइडेड बाय 96 बाय 12, जिस तरह वहां पर 72 डिवाइडेड बाय 12 6 आ रहा था, तो 96 डिवाइडेड बाय 12 इट इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर। तो B से यू गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर हियर। मेक श्योर आर्क के मार्क्स होंगे, आर्क इज गोइंग टू बी मार्क्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड पॉइंट C। इसको आप ज्वाइन कर लोगे स्केल से, फ्रॉम द स्केल, या आपके पास C पॉइंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज योर C पॉइंट। तो देखो यहां पर उसने खुद ने बोला हुआ है यूज अ रूलर और कंपास, अ पेयर ऑफ कंपास ओनली, कंस्ट्रक्ट द पोजीशन ऑफ C ऑन द स्केल ऑफ ड्राइंग ओवर हियर। तो देखो ये अगर आप कंपास यूज नहीं करोगे तो यू वोंट गेट मार्क्स फॉर दिस, ठीक है ना। अगेन मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, these are not my exact values because this paper, obviously मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पर ये आ रहा है 9 समथिंग, बट अगेन ये 9 नहीं भी हो सकता, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपसे क्या कह रहा है, there are 6 points that is already drawn on the graph here। देखो 40 पे 59, 40 पे 59 is already plotted over here। So we need to complete this scatter diagram. This is called scatter diagram. So they are saying complete the scatter diagram, and this is the table of 12 people drive to work and times the day. The first one was taking 40 kilometer distance, and the time he took was 59 minutes. तो देखो यहाँ पर plot किया हुआ already. So all of these first 6 points are plotted. Now we need to plot 35 by 40. 35 is the distance on the x-axis and 40 on the y-axis. 40 is the time on the y-axis.
तो फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स कितने यूनिट के बराबर है। तो एक्स एक्सिस में ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स, देखो हर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 10 का गैप है, तो 10 डिवाइड बाय 10 इज 1 यूनिट। और वाई एक्सिस में हर 10 बॉक्सेस के बाद 10 का गैप है, तो देखो वाई एक्सिस में भी 10 डिवाइड बाय 10 कर लो, 10 यूनिट का गैप है आफ्टर एवरी 10 टाइनी स्मॉल बॉक्स, तो 1 यूनिट का गैप है। तो 1 टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। तो 35 पे वी नीड टू प्लॉट 40, तो मैं 35 पे जाऊंगा यहाँ पर। लेट्स मूव टू 40 हियर। So we need to make crosses. और 20 पे 29, 20 पे 29 it is going to be over here, 30 से एक बॉक्स नीचे, 32 पे 40, then 35 पे 48 again, 35 पे 48 is going to be this 35, 35 पे 48 is going to be here, 50 से दो बॉक्स नीचे, then 22 पे 33, after 33 third box, and then 39 पे 46, got this box over here. So all of these points are plotted for 2 marks. What type correlation does the scatter diagram shows? The scatter diagram shows के जिस जितना डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है टाइम की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। देखो, तो shows a positive correlation. When x value increases, the y value increases. So it shows a positive correlation. Now they are asking to draw a line of best fit on a scatter diagram. तो देखो आपने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसे ड्रॉ करनी है कि आपके पास इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो ना हो, लेकिन इसके अपसाइड एंड डाउनवर्ड सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो। देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 है, आई गॉट 1 2 3 4 5। तो मैं थोड़ा सा इसको यूं कर लेता हूं, देखो मैं यूं कर लिया मैंने इसको। आप देखो अपसाइड एंड डाउनवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, सो फार सो गुड, ठीक है ना। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पॉइंट को पास करे, मैंने एक पॉइंट से ही पास करा दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन कोशिश करें कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो इसके नीचे हो उतनी ही ऊपर हो, तो ज्यादा बेटर डायग्राम होती है, क्योंकि इसके वो मिड से जा रही है। जैसे अगर किसी बच्चे ने यूं बना ली लेक्चर डायग्राम, आप देखो यहां पर इस डायग्राम को देखो, 1 1 2 3 4 5 एंड देन 6, थोड़ा सा नीचे ये 1 2 3 4 5 6। तो इट इज अ वे बेटर डायग्राम, क्योंकि इसमें देखो 6 पॉइंट्स नीचे 6 पॉइंट्स ऊपर भी है, ये बिल्कुल इसके करीब करीब ही है, नॉट सो फार, बट अगेन ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इट इज अगेन सो फार अ गुड लाइन ऑफ बेस्ट बाय, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने ऊपर है उतने नीचे भी हैं। अब एनी अदर another person drives a distance of 30 किलोमीटर टू वर्क, use the line of best fit to estimate how many minutes do they take. तो देखो अब जो भी मैं इस 30 किलोमीटर वर्क पे जाने के लिए बंदे को टाइम लग रहा है, टाइम ही इज बीन टेकिंग, तो बेटा वो टाइम एस्टिमेटेड टाइम होगा, वो एग्जैक्ट टाइम वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट से निकाल रहे हो, एंड दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज थ्रू माय आई, एंड जस्ट एस्टिमेटेड कैलकुलेशन, बस मैंने जितने नीचे लाइन पॉइंट्स है उतने ऊपर भी पॉइंट्स हो, इस तरह मैंने लाइन बना दी है, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं है। तो आई एम गोना मेक अ लाइन, आई एम गोना मार्क द पॉइंट 30 के अगेंस्ट हो। Those are 28, so it, sorry, 30 against on the x-axis. What time he will take? He will take the time.
38 मिनट्स। तो देखो यहां पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम है 38 मिनट्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अब देखो इन क्वेश्चन नंबर 7 इट सेज Dean invests $500 for 10 years at a rate of 1.7% per year. Simple interest. Calculate the interest Dean earns during the 10 years. अब देखो यहां पर this is the investment, principal amount, time आ गया, rate आ गया, and this is simple interest. So they're asking about total interest, not the final amount. और simple interest के फॉर्मूले से हमें सिर्फ इंटरेस्ट भी निकल कर आ जाता है। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, so it is going to be $85 here. अच्छा अब देखो यहां पर 8 part A says on the diagram shade the region of A intersection B. So you need to shade the region that is a common portion of A and B. That is obviously the most easiest one. Then in part B it says universal set is 1 2 3 4 5 X such that is an even number for P elements. So those are going to be form the universal set 2 4 6. A prime number is going to be 2 3 5. Now you need to complete the Venn diagram. So first thing first, you're going to fill up the most common region. That is the common portion of P and Q. So P और Q common हमारे पास कितना है 2 है. So you're going to cancel out 2 from everything. यानी यूनिवर्सल सेट से भी कैंसिल आउट कर दोगे. अब ओनली P में क्या बचा 4 and 6. ओनली Q में क्या बचा 3 and 5. हर जगह से 3 and 5 आप कैंसिल कर दो. ओनली थिंग लेफ्ट ओवर इन यूनिवर्सल सेट इज 1. तो 1 आप यहां पर लिख दोगे आउटसाइड P and Q. Now moving on to the next question, which is question number 9. Solve means find out the variable value. So I'm going to move all the terms on one side of x, 8x minus 4x minus 5 minus 3. So it is going to be 4x is equal to minus 8. X value is going to be minus 2 here. Now in question number 10, they're asking you to find out the right 2 की power minus 4 as a decimal. तो देखो सबसे पहले you need to write down this as 2 की power 4, 1 upon 2 की power 4. You need to show the indices rule. It is going to become 1 upon 16. Now that you have a calculator with you, you can find out the value of 1 upon 16 with your calculator, which is 0.0625. This is going to be your value. Now, in question 11, a plane flies from Melbourne to Tokyo at an average speed of 783 kilometer per hour. The distance from Melbourne to Tokyo is 8352 kilometer. The plane leaves Melbourne at 9:52 local time. The local time in Tokyo is 2 hours behind the local time in Melbourne. Find a local time in Tokyo when the plane arrives. Thing is,
कि मेलबर्न से यू आर ट्रैवलिंग टू टोक्यो, तो कितना जर्नी टाइम है हमें नहीं पता. व्हाट इज द जर्नी टाइम, हमें वो नहीं पता. तो हम सबसे पहले वो निकालेंगे. एंड दैट इज गोइंग टू बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. So time will be equals to distance over speed. What is the distance? 8352 divided by speed is 783. So since the speed is in per hour, तो देखो बेटा आपके पास the time will be in hours form. So 8352 divided by 73, it is going to be 32 by 3 hours. Now thing is कि you must be looking के भाई अब ये hours में है. So we need to convert this in decimal. तो decimal में आ रहा है बेटा 10.666 and so on. तो basically इसको अगर आप convert कर लो 30 by 3 and then 2 by 3. 30 by 3 is 10 hours. 2 by 3 is also hours, but convert this into minutes by multiplying by 60. तो देखो 2 divided by 3 multiplied by 60, it is going to be 40 minutes. Journey time is 10 hours 40 minutes. Now the plane leaves at 9:52. It takes 10 hours 40 minutes to travel. तो ये हो गया डिपार्चर टाइम, ये हो गया जर्नी टाइम, ये हो जाएगा अराइवल टाइम. बट दिस ऑल with respect to Melbourne timing. So if we add this departure time with the journey time, 2991, obviously your minutes cannot be, this is your minute portion, this is your hour portion. So minute cannot be exceed 60. तो यहां से बेटा मैं 60 minutes यहां ऐड करवाऊंगा, it will be 20 hours. 92 minus 60 is 32 minutes. So according to the Melbourne, मैं 2032 पर अराइव करूंगा. But according to the Tokyo, which is 2 hours behind local time in the Melbourne, so beta I'm going to subtract 2 hours from here. तो टोक्यो का टाइम निकल के जाएगा, that is 1832. टोक्यो का टाइम आ जाएगा. So let's just move all these things over here. So my final time will be 10:18:32. ठीक है. Now in question number 12 it says factorize. So you need to focus. Factorize का मतलब ये नहीं होता middle term break करना. Factorize mean कि आपने common से start करना है. Is there anything common in these two terms? Yes sir, we have 3x common in these two terms. What is left over? 4x plus 3. अब क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सो इट इज गोइंग टू बी अ फैक्टराइज फॉर्म. मजीद फैक्टराइजेशन हो नहीं रही थी, ना आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही थी, ना मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी. ऑब्वियसली दो टर्म्स थी, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल मिडिल टर्म ब्रेकिंग, सॉरी फाइनल फैक्टराइजेशन फॉर्म. नाउ इट सेज in a sale the original price are reduced by 15%. The original price of the book is $12. Calculate the sale price of the book. So original price is always 100% price, right? So that is 100% price of
the book that is $12. Now since price is reduced by 15%, तो देखो बेटा, when it is reduced by 15%, it is going to be 85% price. What is the price here? I'm going to cross multiply these values. 100 into x, 12 into 85. X value is going to be 12 multiplied by 85 divided by 100. It is going to be $10.2. ठीक है ना? I wrote 10.20 ताकि मैं बता सकूं exactly 10.20 $10 है ना, always is written in 2 decimal place. इसमें 3 significant नहीं चलेगा. Dollar will always be written in 2 decimal place. यानी अगर आपको राउंड ऑफ भी करना होगा ना तो आप 2 decimal place पे राउंड ऑफ करो. The sale price of the jacket is 38.25. Calculate the original price of the. अब देखो, this portion is for both of them, part A and part B. So sale price after reduction, देखो, that is the 85% price after reduction of 15% is $38.25. What is the original price? Original price will always be 100% price. So 100 multiplied by 38.25, 85 multiplied by x. So 100 multiplied by 38.25 divided by 85 is going to be your x value, which is 100 multiplied by 38.25 divided by 85. It is $45. So the original price, the 100% price was $45. अभी एग्जैक्ट आ रहा था तो मैंने एग्जैक्ट फॉर्म में 45 ही लिख दिया, कोई डेसिमल में वैल्यूज ही नहीं थी. Now in question number 14 it says the FC United and City are football teams. FC scored 8 X goals. United scored 8 goals more than FC. तो यूनाइटेड के गोल्स मैं यहां पर लिख देता हूं, साथ साथ कर लेते हैं. मोर मींस एडिशन. तो एफसी के गोल्स 8 थे, यूनाइटेड कोड के एक्सप्रेसेड हो गए. सिटी स्कोर City scored 3 goals fewer than. Fewer means minus twice the number of the goals FC score. So FC goals are X. Twice the goals scored by FC is 2x. And City scored 3 goals fewer than this. City ने 2x से कम स्कोर करा यहाँ पर. So it is going to be 2x minus 3. The all 3 teams score a total of 117 goals. तो देखो FC का गोल x, यूनाइटेड के x plus 8 और सिटी के 2x minus 3, इन सब का सम 117 है. राइट डाउन द इक्वेशन मिल गई मुझे, सॉल्व इट. तो देखो x plus x, एट माइनस सी 5, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिखने ज्यादा बेटर है. अब इसे सॉल्व कर लें. 117 minus 5 is going to be 112 and then divide by 4. It is going to be 28, the x value. ठीक है ना? Now in question number 15 it says simplify. तो simplify में देखो बेटा, they have given us the indices, some questions related to indices and fractions. तो देखो यहाँ पर we are multiplying these two fractions. अब देखो यहाँ पर ये you can cancel out this 2 ones are 2 to the 4.
क्यू की पावर 1 है, एक क्यू है नीचे, ऊपर भी एक क्यू, कैन कैंसिल देम आउट, ऊपर पी इंटू पी, पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिवाइड में क्या बच गया बेटा, टी बच गया. सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर इज 2p स्क्वायर अपॉन टी है. नेक्स्ट they're asking you to simplify this one as well. तो देखो यहाँ पर 4 की पावर 4 भी है since they are multiplying, और यहां पर x क्यूब की पावर 4 भी है. तो 4 की पावर 4 is 256 and x cube power 4, 3 4s are 12. So these powers are going to be multiplied according to the indices rule. Now in next question number 16, they're asking you to find a gradient of the line L. So how do we find out the gradient? Gradient के लिए just need any two random points. Let's say देखो, और वो भी exact point जो आपको sure हो. देखो जैसे ये this is the point 4,10. We know this point easily. देखो point 2,4. We know this point easily, 2,4. Then you can apply the gradient formula. y2 minus 7, 4 minus 10 upon x2 minus x1, 2 minus 4, 4 minus 10 is minus 6, 2 minus 4 is minus 2. You'll get the answer 3. अब वो ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है, पता चल रहा है पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि लाइन राइट से स्लैंटेड लाइन है. Then part B, they are asking you to find out the equation. Write down the equation of the line y equal to mx plus c. देखो, your gradient is known, which is 3 here, and your c value is also known. That is the point at which the point on y-axis where a line is intersecting on the y-axis. तो यहां पर देखो ये जो this value -2 is your c value. Your c value is -2, so your formula is going to be y equal to 3x minus 2 here. Any problem till here? No. Achha, in this question they are asking you, okay, they have given us a diagram of 1 upon 2x square plus 3x minus 1 to 3. They're saying by drawing a tangent, estimate the gradient at x equal to 0.5. अब देखो x is equal to 0.5 पे you need to make a tangent. So where is 0.5? This is 0.5. ये देखो ये. अब you need to make a tangent over here. तो मैं यहां पर गया and I put up my line over here. ज्यादा बड़ी लाइन नहीं बनानी, मतलब ग्राफ से बाहर ना जाए. ठीक है, तो इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग. अब आपने इस लाइन के कोई से भी 2 पॉइंट्स पिक कर लेना है, कोई से भी 2 पॉइंट्स जिसपे आप श्योर हो कि भाई ये पॉइंट इस लाइन के ही है. Any 2 points, and then you find the gradient. Let's say, let me just find on 2 points. Let's say मैं इस पॉइंट को पिक कर लेता हूं. ये पॉइंट है 1.4,0. तो y की वैल्यू 0 है और each tiny small box is equal to 0.1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and any other point. अब ये 0.5 पे भी वैल्यू ले सकते हो कि y की वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है ना, दैट्स ऑल्सो फाइन. और आप इसके अलावा कोई पॉइंट ले सकते हो, जैसे लेट मी गेट यू अनदर पॉइंट. और तो 0.5 पे बड़ा एग्जैक्ट आ रहा है तो हम उसी को ले लेते हैं. देखो ये 0.5 दिस पॉइंट ना, 0.5 पे
अगर आप कैलकुलेटर में भी रखते हो ना, तो यू विल फाइंड आउट कि फ्रॉम दिस यू गेट द एग्जैक्ट y वैल्यू. तो 0.5 पे यू आर गेटिंग the y value that you are getting is 3.2, 3.4. So from this you can find out the gradient. अब आप gradient किसका मालूम करोगे? Again y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है? You're gonna put these values in the calculator and get the answer. My answer is minus 3.77. So let's just round it off, minus 3.78. This is my grade. अच्छा देखो, the next point could be 1.4, 0 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हम लोग ये 0.5, इस पे जो वैल्यू आ रही है वो भी देख सकते हैं. अब 0.5 तो इसी कर्व का पॉइंट है. आप यहाँ पर 0.5 करके चेक करके देख लो कि y की वैल्यू क्या आ रही है. अगर आप एग्जैक्ट ये पॉइंट ले रहे हो तो अगर आप यहां से देखोगे ना, you'll find out that 0.5 पे you are getting 3.5. तो देखो बेटा, you'll find out the gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1. So you'll get the answer. That is minus 3.88. Minus 3.89 is going to be your final answer. देखो, you can exactly calculate the what is the gradient of this function by using this calculator. आप exactly निकाल सकते हो. कैसे पता है? देखो, शिफ्ट दबा के प्रेस दिस बटन. देखो ये बटन, देखो इससे क्या आ रहा है? d/dx आ रहा है. ठीक है ना? This you can verify after you have done the paper. Now you can input your function here, 1 upon 2x cube plus 3x. So I'm going to press fraction 1 divided by 2. How I'm going to put x square? ये x कैसा आएगा? देखो, press this alpha button and press this button, you get x. Then x cube, you need power x cube. Although you have this option, shift दबाकर ये बटन दबाऊंगा, देखो x cube आ जाएगा. Move your cursor right side, plus 3x plus 3. Press alpha to get the x. Alpha, then press this button, you get x over here. Then you move your cursor over here. आपने किस वैल्यू पर ग्रेडियंट निकालना था? 0.5 पे. प्रेस 0.5 here. देखो यह आपके पास ग्रेडियंट निकाल कर दे देगा. अच्छा, my power was 2, तो मैं यहां पर 2 कर देता हूं. was not 2x cube. देखो -5 एग्जैक्ट ग्रेडियंट है. -5 is the exact gradient. All right. So -5 was your exact gradient. देखो how you can exactly verify कि आपका gradient क्या आएगा, exact gradient क्या आएगा. So you're going to press the shift button, press this button, it will give you d/dx. यहां पर देखो टॉप पे लिखा हुआ भी है d/dx. आगे आपने फंक्शन लिखना है यहां पर. So your function was 1 over 2x square. I'm going to press fraction 1 divided by 2 alpha. Press alpha, then this button. देखो ये s and d के बराबर में x लिखा हुआ है. जहां पर ये देखो रेड से x लिखा हुआ है ना, बस 1/2x हो गया ये. Then square, the same thing. जिस तरह आप स्क्वायर लगाते हो, आपने स्क्वायर का बटन प्रेस करना है. Move your cursor right side, plus 3, then shift, sorry, not, then press alpha x. देखो ये आपका पूरा फंक्शन आ गया. यहां पर आपने कर्सर को राइट साइड मूव करना है, 0.5 यहां पर रखना है.
क्या आप किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो? द आंसर इज -5, द एग्जैक्ट डेरिवेटिव इज -5, तो आपका आंसर इसे करीब करीब आना चाहिए। माई आंसर इज 3.89, -3.89, दैट इज सो फार इन द रेंज इन द मार्किंग स्कीम। सो इतना ही रेंज आपके पास गिवन होता है, इतना मार्जिन होता है आपके पास। मूविंग ऑन टू पार्ट बी, इट सेज यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी क्वेश्चन दिखे जो कि तकरीबन मैच कर रही हो विद योर कर्व इक्वेशन जो आपने ऊपर ड्रॉ करा है, ठीक है ना? योर कर्व इक्वेशन इज दिस वन, जिसको आपने ड्रॉ करा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर कर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जब ये यूज योर ग्राफ का काम निकल कर आएगा, तभी ये यूज योर ग्राफ का जो पर्पस है वो निकल कर आएगा यहां पर, ठीक है ना? अब होगा क्या कि देखो, यूज योर ग्राफ से मुराद क्या है यहां पर? वी आर गोइंग टू मेक अ लाइन हियर, और लाइन की इक्वेशन में कैसे निकालूंगा? मैं हमेशा कर्व माइनस न्यू इक्वेशन करूंगा। दिस इज माय न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन ऐसे माइनस करूंगा बेटा मैं कि कर्व को, देखो न्यू इक्वेशन को मैं यूं करके लिख रहा हूं, 2 इज इक्वल टू 1/2x² + 3x, एंड दिस इज अगेन ऑल्सो राइट। ये कोई मैंने गलत थोड़ी लिखा है। तो दोनों बातें तो एक ही हैं। तो देखो हम किस तरह इसको, हम मैंने इस तरह लिखने की वजह क्या है, क्यों मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लिखा है और राइट हैंड साइड पे 1/2x³ + 3x लिखा है? ऐसा क्यों करा है? ताकि देखो राइट हैंड साइड पे यहां पर भी 1/2x² है, और यहां पर भी राइट हैंड साइड पे 1/2x² है। सब्ट्रैक्शन करवाने का मकसद ये है कि ये कैंसिल हो जाए, मकसद ये है कि कैंसिल हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड y, लेफ्ट हैंड साइड 2, ये आपस में देखो माइनस हो गए, y -2, कर्व माइनस न्यू इक्वेशन, देन राइट हैंड साइड का कर्व 1/2x² + 3x, एंड राइट हैंड साइड का न्यू इक्वेशन का 1/2x² + 3x। ये देखो मैं माइनस करवा रहा हूं इन्हें। अब देखो जब मैं माइनस कराऊंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, 1/2x² माइनस 1/2x² कैंसिल, + 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा यहां पर। तो इक्वेशन विल बी y -2 = 0। सो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू, तो आपने यहां पर ग्राफ में जाना है, y इज इक्वल टू वाली लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो ये y इक्वल टू वाली लाइन ग्राफ पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? सर इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व। यहां पर x की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द x वैल्यू हियर? यू नो फाइंड आउट दिस x वैल्यू हियर, व्हिच इज -0.4। So you're going to write -0.4 as your answer. That's it. देखो सेकंड पार्ट में भी ये करा हुआ है, ये देखो, बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल लाइन। अब यहां पर तो एग्जैक्टली बोला हुआ है सुटेबल लाइन, so it means we need to have this suitable line here. तो ये सुटेबल लाइन क्या होगी, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सुटेबल लाइन क्या होगी बेटा? we need to find out the suitable line again with the same concept, curve minus new equation। अब देखो आपकी न्यू इक्वेशन ये रही, I'm writing your new equation like this, 7 - 4x is equal to 1/2x²। क्यों? क्योंकि देखो मेरे कर्व की इक्वेशन में भी 1/2x² राइट हैंड साइड पे था। जब मैं सब्ट्रैक्ट करवाने जा रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट कराने का मतलब क्या है, मैं क्यों सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं? ताकि बेटा 1/2x² कैंसिल हो जाए। y -7 - 4x कर्व माइनस न्यू इक्वेशन, एंड देन कर्व माइनस न्यू इक्वेशन। तो अब देखो दिस इज गोइंग टू बी y -7 + 4x, 1/2x² minus 1/2x² cancel, it is going to be 3x. You will get the equation of the line, 3x minus 4x is going to be -x, and this is going to be +7. Now we need to draw this line, y is equal to -x + 7. अब देखो किसी भी लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको तो मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूं।
एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तुम्हारे पास, लेकिन ये स्लैंटेड लाइन है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? देखो, x की वैल्यू 0 खुद से पुट इन करो। मैंने x की जगह खुद से वैल्यू पुट इन करी, और इसने मुझे y की वैल्यू निकाल के दे दी, विच इज 7। सो माय पॉइंट इज 0,7। आप कोई और x की वैल्यू पुट कर दो या y की वैल्यू पुट कर दो, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप पुट इन करोगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वो निकाल कर देगा। आप दूसरे x की वैल्यू जैसे 1 पुट कर दो यहां पर, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो लाइन का एक पॉइंट आ गया 1,6। तो बेसिकली हमने दो पॉइंट्स निकाल लिए, 0,7 एंड 1,6। आई एम गोना प्लॉट दिस पॉइंट 0,7 1,6। अब देखो यहां पर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, और इन 3 पॉइंट्स पर x की वैल्यू क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट दोस x वैल्यूज। देखो एक x वैल्यू यहां पर आ रही है, ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस, दिस इज वन ऑफ द x वैल्यू। अब ये तीनों x वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लो। दिस इज 1.7, दिस इज 0.3, ये -0.1, 0.2, 0.3, इनके दरमियान में 0.25। You got 3 x values. तो -0.25, 0.3 एंड दिस वाज 1.7। तो देखो आपके पास तीनों पॉइंट्स निकल कर आ गए। This is the complete working of this question. Okay, in question number 18, they are saying the diagram shows a field ABCD. The bearing of B from A is 140. Basically, B from A bearing means कि A पे नॉट बनाओ और उस नॉट से क्लॉकवाइज एंगल टिल ए बी लाइन इज 140। देखो ये 140 है। C इज ड्यू ईस्ट ऑफ B। इस बात का मतलब क्या है कि दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ड्यू D इज ड्यू नॉर्थ ऑफ C, और D नॉर्थ पर है C के, तो इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन है नॉर्थ, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होता है। ए बी 400 है, बी सी 350 है, सी डी 450 है। फाइंड बेयरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। तो डी फ्रॉम बी का बेयरिंग मालूम करना है, इसका मतलब बी पर नॉर्थ बनेगा। और देखो ये जो लाइन बना रहा हूं ना मैं, ये दिस लाइन ओवर है, डी फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ बना। दिस एंगल इज योर बेयरिंग, जो आपको मालूम करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। बिल्कुल डायग्राम के बीच में से पूछ रहा है कि एंगल मालूम करके दिखा दो। दिस बेयरिंग एंड दिस इज नॉर्थ। अब देखो हम करेंगे क्या। एज यू कैन सी कि यहां पर आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल। लेट से थीटा कह देता हूं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी। तो टेन थीटा अपोजिट ओवर एडजेसेंट, 450 ओवर 350।
The answer is tan inverse 450 over 350, 52.12. अब देखो, this is what we need to find out, this red angle. This is the bearing. देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये 90 डिग्री है. Bearing will be 90 minus theta 52.12. $37.87. $37.9. बल्कि इसको बेरिंग की फॉर्म में लिखना है तो 037.9 is going to be a bearing. And part B says calculate distance from D to A. D to A distance calculate करना है. Means we need to calculate this distance D to A. The very first thing, मैं सबसे पहले ये एंगल मालूम कर रहा हूं, which is 140 minus 90. ये 50 डिग्री हो जाएगा. ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एक 90 डिग्री बन रहा है. देखो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन से. दिस एंगल इज गोइंग टू बी 50 डिग्री. ठीक है, मैं ये सबसे पहले ये लेंथ मालूम कर लेता हूं. व्हाट इज दिस लेंथ, और ये लेंथ भी मालूम कर लेता हूं. ये लेंथ क्या है हमारे पास. अब देखो, मैंने सबसे पहले साइन 50 इस्तेमाल किया. इसको एक्स पॉइंट कह देता हूं. अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. इससे बी एक्स आ जाएगा, एंड दैट विल बी 306.41. और देखो मैं यहां पर cos 50 adjacent over hypotenuse, ax आ जाएगा ax. अब ये मैंने वैल्यूज क्यों निकाली, क्योंकि बेटा मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें मैं सबसे पहले ये लेंथ मालूम करूंगा, दिस लेंथ ओवर हियर. सर ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गई है. कैसे पता चलेगी भाई, अभी कहाँ पता चली है. देखो 450 में से बी एक्स माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे पास. इसको कह दो लेट से y, और 350 में ये ax लेंथ ऐड कर लूंगा तो बेटा ये पूरी लेंथ ay आ जाएगी. सो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं dy इज 450 माइनस बी एक्स वैल्यू विच इज 306.1, या आप यूं कह लो 400 साइन 50. एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा फिर आपको ये. 450 माइनस 400 साइन 50, इट इज 143.58. 143.58.
इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ए वाई निकालना है, दैट इज इक्वल टू बी सी 350 प्लस ए एक्स 257.11, 607.11, ये ए वाई आ गया। I'm going to put all these working in the answer space, इसे सिर्फ डायग्राम के साथ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया था। अब देखो जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं तो मुझे तो ए से डी डिस्टेंस निकालना है। ए से डी इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस में याद इस्तेमाल कर लो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट लो, 623 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, राइट, 85 और 624 मीटर अप टू 3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। Now in question 19 says the speed of the each 200 cars passing a building is measured. The table shows the result. Estimate the mean. तो देखो कभी भी आपको मीन इस तरह मालूम करना हो कि टेबल में इंटरवल्स की फॉर्म में डेटा हो, तो बेटा यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट। 0 और 20 का मिड हो जाएगा 10, 20 और 40 का मिड हो जाएगा 30, 40 45 का मिड 42.5, 45 और 50 का मिड 47.5, 50 और 60 का मिड 55, 60 और 80 का मिड 70। दिस इज योर एफ। देखो मैंने एक्स क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो 10 × 16, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, दिस इज योर एक्स वैल्यू। 10 × 16 160, 30 × 134 4020, 42.5 मल्टीप्लाई बाय 62 2635, 47.5 मल्टीप्लाई बाय 58 2755, 55 मल्टीप्लाई बाय 26 1430, 70 मल्टीप्लाई बाय 4 280। देखो इन सबका सम करूंगा, 160 2635 4020 2635 2755 1430, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय 200।
The answer is 56.4. Exact answer. Okay, so this fx, this value is 1020. Get the answer 41.4. और देखो ये आपके पास exact answer आ गया. Use of frequency table to complete a cumulative frequency table. तो देखो less than 20 पे there are 16 values. Less than 40 पर there are 16 plus 34, 50 values. Less than 45 पर 62 plus 34 plus 16, या इन दोनों का सम तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ 50, तो 50 और 62 ऐड कर लो, दैट इज 112. और फिर इन तीनों का सम यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ 112, इसमें 58 ऐड कर लो, 170 हो जाएगा यहां पर. ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फिलअप कर लिया. नाउ दे आर आस्किंग यू टू ड्रॉ दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम. तो इसमें कोई हिस्टोग्राम नहीं बनाना. यू नीड टू मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के डायग्राम जो है ना, मोस्टली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है ये, जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसके पॉइंट्स होते हैं अपर क्लास लिमिट एंड द y वैल्यू 16, फिर 40, 50, 45, 112. तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग प्लॉट करते हैं. 50, 170, 60, 196, 80, 200. So we need to plot all these points on the graph. और देखो इस ग्राफ में ना, you always need to understand each tiny small box is equal to how many what value. So there are 5 boxes after every 10 unit gap. So each tiny small box is equals to 2 units. And there are 5 boxes after every 20 units gap. So each tiny small box, 20 divided by 5, 4 units. Each tiny small box is equal to 4 units. बस ये आपको बताओ. तो देखो यहां पर प्लॉटिंग कर रहा हूं 20, 16. 20 पे we need to plot 16. तो देखो 20 से 4 एक यूनिट कम यानी 16 आ जाएगा यहां पर. 20, 16. On x axis it is 20, y axis is 16. Forty, 50. 40 is x value. 50 is the mid value of 40 and 60. 45, 112. 45 will be between 40 and 50. ये देखो इसका मिड हो जाएगा. 100, 104, 108, 112. After 100, 4 boxes. और देखो 50 पे 170. 170 is going to be the mid value of 180 and 160. 50 पे 170, it's going to be the mid. पे 60 पे 196. You got 60 पे देखो 196 आ रहा है. 200 से एक वैल्यू कम. और 80 पे 200. 80 पे 200 आ रहा है. सो वंस आपने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिया. अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 रखने ताकि पूरा ये ज्वाइन हो जाए एक्स एक्सिस से.
समवेयर इस तरह का ग्राफ आपके पास बनकर आ जाएगा। ठीक है ना? यूज अ डायग्राम टू फाइंड एस्टिमेट नंबर ऑफ कार्स विद अ स्पीड ग्रेटर देन 35। अब देखो योर आंसर विल बी एन एस्टिमेटेड आंसर। स्पीड ग्रेटर देन 35 होनी चाहिए। कितनी कार्स हैं? ये 35 पर आया। मैं 35 के अगेंस्ट में देख ली नंबर ऑफ कार्स। जैसे यहां पर आ रही है 40 से एक बॉक्स नीचे 36। तो देखो बेटा, ये 36 से ऊपर जितनी भी 200 जितनी भी कार्स हैं, इनकी स्पीड ग्रेटर देन 35 है। तो 200 माइनस 36, इट इज गोइंग टू बी 164। अच्छा, आपका ग्राफ जितना एक्यूरेट बनेगा ना, उतनी आसानी होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्राफ अगर आप देखें, ये मेरा 36 और 38 है। इट्स नॉट 36, इट्स 38। बिल्कुल देखो इसके। तो 200 माइनस 38, इट इज 162। एस्टिमेटेड है 162 कार्स जिनका जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 35 होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में, द डायग्राम शो द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज PQ is 6.4 centimeter. Find the area of the sector. Area formula is theta upon 360 pi r square। बट देखो, आप मुझे बताओ, क्या आपको रेडियस पता है? हाँ सर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, वी नो द रेडियस, बट वी डोंट नो द एंगल हियर। तो उस एंगल को निकालने के लिए बेटा, दे हैव गिवन एज द आर्क लेंथ ऑफ PQ, दैट इज 6.4। थीटा अपॉन 60 मतलब है 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ इज 6.4, radius is 8, so your theta is going to be 6.4 multiplied by 360 divided by 2 pi into 8। तो देखो यहाँ पर 6.4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 8, ये आ रहा है 45.83। आपने एरिया निकालना है 45.83 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। रेडियस की जगह आपने 8 रख दिया। 25.6 centimeter square is going to be the area। या आपके पास एरिया निकल कर आ जाएगा। Line question 21 says the population of the village is 6,800. The population of the village increase exponentially at a rate of R% per year. At the end of 5 years, the population of the village is 8353। तो देखो, एक तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करी है। So I'm going to apply the formula of compound interest if you know। तो देखो, फाइनल वैल्यू हमें पता है 8353। आफ्टर 5 years ये वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये हमारे पास है 300। और देखो, ये 1 प्लस आर की जगह रेट ही आर ही लिख रहा हूं। आर इज अ रेट और टाइम है 5। तो हमें आर की निकालनी है 8353 डिवाइड बाई 6800, 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 5
fifth root on both sides. तो यहाँ पे फिफ्थ रूट और पावर 5 आपस में कैंसिल। अब देखो फिफ्थ रूट में निकाल रहा हूँ फ्रॉम द साइंटिफिक कैलकुलेटर। देखो यहाँ पे 5 फिफ्थ रूट लिखा, पावर में 8353 डिवाइड बाय 6800 1.0। अच्छा आप इसको 5 डेसिमल प्लेस में लिखो, इसको ना इसकी वैल्यू को 5 डेसिमल प्लेस में लिखो, बल्कि 6 डेसिमल प्लेस में लिखो। अब 1 होता क्या माइनस होगा 1.04197 -1 r over 100 0.04197 क्रॉस मिला कराओगे मतलब 100, तो ये बेटा ये हो जाएगा 4.1997। इसको बेटा 3 फिगर में कन्वर्ट कर लो 4.20। So your R value is 4.20 है। सर सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 4 आई मीन। 4.2 लिख दो वो भी सही है, बट 4.20 रखना इट्स लाइक कन्वर्टिंग टू 3 फिगर, तो ज्यादा बेटर है। अब देखो दे आर आस्किंग यू टू स्केच द ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल में पावर पॉजिटिव है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेफ्ट राइट इंक्रीज कर रहा होता है। इनिशियली 6800 पॉपुलेशन थी, आपने 6800 से बस ये इंक्रीज करिंग करके दिखाना होता टाइम, बस पूरे ग्राफ तक एक्सपेंड कर दें इसे, ज्यादा बेटर है। आपने एक्सपोनेंशियली बस ये दिखाना है स्केचिंग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने पढ़े हुए ग्राफ फंक्शन में हमेशा इस तरह ग्रो करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये आपको 1 मार्क इसके मिल जाएंगे। तो 6800 से स्टार्ट करना है, इसको लेफ्ट राइट इंक्रीज करके दिखाना है। नाउ इन क्वेश्चन 22 इट सेज द डायग्राम शोज द टू ट्रायंगल आरएस, हमें मालूम करना है। ना कैन सी के आरएस के लिए यू नो द अपोजिट एंगल, और यहां पर जो पी आर लेंथ गिवन है 150, इसका अपोजिट एंगल मुझे पता नहीं है, तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 में से बेटा 55 और 45 माइनस कर दो, इट इज 80। तो देखो आई कैन अप्लाई द कोसाइन साइन रूल हियर, आरएस ओवर साइन 55 150 ओवर साइन 80। तो देखो यहां पर आरएस की वैल्यू बेटा निकल कर आ जाएगी 150 मल्टीप्लाई बाय साइन 55 साइन 80। Your RS value is 125 मीटर, ठीक है ना, अप टू 3 फिगर। नाउ दे आस्किंग कैलकुलेट टोटल एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। देखो जब ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, आपने भी आरएस निकाला हुआ है 125 124.76, यू नो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल 45, you know two sides of the other triangle and the included angle here। तो देखो बेटा आपने दो साइड्स, हाफ ए बी साइन थीटा इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, हाफ 124.76 मतलब 150 साइन
45 डिग्री, और नीचे वाले ट्रायंगल क्या होगा, हाफ 150 120 साइन 25। अच्छा, ऊपर आपने देखा 124.76, मैं वर्किंग वैल्यू लेता हूं ताकि फाइनल आंसर मेरा एग्जैक्ट बने, और इन दोनों को डायरेक्टली बेटा बस मैंने यहां पर ऐड करके लिख दिया, टोटल एरिया आ जाएगा। अब पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में रख दो, एक ब्रैकेट के अंदर ये पूरा फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, मतलब है साइन 45 प्लस 0.5 मतलब है 150 मतलब है 120 मतलब है साइन 25। तो देखो द आंसर इज 10419.96, 104 अप टू 3 फिगर में तो कन्वर्ट कर रहा हूँ, 400 हो जाएगा ये। 4 के बाद देखो 109 लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी टोटल एरिया, और ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 3 फिगर में मैंने आंसर दे दिया। नाइन दिस क्वेश्चन, जो कि इस साल 4024 में तो एक्स्ट्रा बोला गया है कि इंक्लूड किया गया है, क्यूबिक ग्राफ की स्केचिंग भी है और इसमें फैक्टराइजेशन भी है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले तीनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो 2x² माइनस सी एक्स माइनस 20 इज लेफ्ट ओवर इन द ब्रैकेट। अब क्या ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है इन द ब्रैकेट, इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ब्रैकेट के अंदर बेटा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या ये मजीद फैक्टराइज हो रही है। तो देखो मैंने 2 को मतलब है -20 करा, इट इज -40। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -40 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट कराएं तो -3 आए, -3 आए। तो देखो -8 × 5 इज -40, -8 + 5 इज -3, तो 2x² -8x + 5x में मिडिल टर्म ब्रेक कर ली मैंने, यानी -3x को ब्रेक कर दिया मैंने। फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन निकाला 2x, लास्ट टर्म में 5 कॉमन निकाला x माइनस, सॉरी x -4 हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। x इंटू x -8 2x + 5, आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गए। अब देखो ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सिंस वी हैव ऑलरेडी फैक्टराइज इन फर्स्ट पार्ट, और हमेशा फैक्टराइज फॉर्म से ही स्केचिंग होती है, क्यूबिक स्केचिंग। तो देखो यहां पर इन्होंने इस क्यूबिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करवाई और इसकी स्केचिंग करवा रहा है। स्केचिंग के लिए बेटा आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पॉइंट चाहिए होते हैं, याद रखिएगा, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कब आता है, जब वाई की जगह 0 पुट करते हो। तो दिस वाज वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स -8 इंटू 2x + 5, वाई की जगह मैंने 0 पुट करा, तो आइदर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू बेटा -5/2 आ रही है, यानी -2.5। तो ये बेटा आपके पास y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू पर x 0 पर x की वैल्यू 8, और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू -2.5 कर लें, 5/2 को -2.5 कर लें। अब y इंटरसेप्ट इसका आ रहा है, अब देखो y इंटरसेप्ट आएगा 0,0 यहां पर, क्यों, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 0, देखो 0,0 ही आ रहा है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम ही है इसका। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं, 0 1, अच्छा मैंने फिर से एक चीज गलत लिख दी है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैंने ऊपर ठीक भी करा, आई डोंट नो मैंने वापस से वही भी लिख दिया।
चले आगे कहीं ना कहीं समझ में आ जाए बात, ज्यादा बेटर है। टू, थ्री, फोर। अब देखो, वी नीड टू प्लॉट दिस पॉइंट 0,0, एक पॉइंट ये हो जाएगा, 4,0 एक पॉइंट ये हो जाएगा, एंड -2.5 इज गोइंग टू बी हियर बिटवीन -1 एंड -3। ठीक है ना? अब आपने जब ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ राइट से स्लैंडेड होगा या लेफ्ट से स्लैंडेड होगा। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज पॉजिटिव, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है, ये ग्राफ राइट से स्लैंडेड बनेगा। तो मैंने यहां से ग्राफ को बनाया, देखो यूं बनेगा ग्राफ। थोड़ा सा अच्छा करके मैं बना देता हूँ, वैसे तो मैंने आपका स्केच ही बनेगा, मतलब इतना एग्जैक्ट किसी का नहीं बन सकता। बट अगेन, स्केच में आपने ये पॉइंट्स जरूर देखने कि भाई पॉइंट्स आपने सही रखे हुए हो और ये राइट से स्लैंडेड ग्राफ हो। बस ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। देन वी हैव एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। सो ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। पहले बेटा फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दो। एक्स मतलब है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब है -5, -5x। फिर 3 मतलब है एक्स इज 3x, 3 मतलब है -5 इज -15। एक्स स्क्वायर -2x -15। Now we need to multiply these two brackets. X square multiplied by 3x, 3x cube. X square multiplied by -1, -x square. Then -2x multiplied by +3x, -6x square. -2x multiplied by -1 +2x. -15 multiplied by +3 is -45x +15. -15 multiplied by -1 +15 हो गया। अब वो लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। 3x क्यूब -x स्क्वायर -x स्क्वायर -7x स्क्वायर टू -45x -43x +15। लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देंगे, आंसर स्पेस में आंसर लिखना है, दैट्स इट। Now the last question of this paper, the diagram shows a cuboid. All the length are mentioned, 12, 6, 7. Calculate the angle between BH and the face BCFG. तो BCFG कौन सा फेस है देखो। अब देखो ये फेस BCFG, BCGF और BH, this is what you need to find out the angle between these two surface here. Now this is the most, आई बिलीव कि अभी सबका सबसे सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये होगा कि आपने प्लेन सरफेस और एक लाइन के दरमियान एंगल निकालना है।
आप देखो प्लेन सरफेस है ना, क्योंकि डायगोनल में है बी एच, तो प्लेन सरफेस का भी ना आप डायगोनल पिक करोगे। यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, आपने ये एंगल मालूम करना है। देखो फर्स्ट आई वुड आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीजी साइड। बीजी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डायगोनल, दैट विल बी 36 प्लस 49, रूट 85 आ जाएगा हमारे पास बीजी की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो मुझे क्योंकि ये एंगल मालूम करना है, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये एंगल मुझे मालूम करना है। आपने एक बात अंडरस्टैंड करना है यहां पर कि यहां पर जो है ना, दिस एच जी, बी जी और बी एच, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसका ये राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह बन रहा है, देखो यहां पर 90 डिग्री बनेगा ये, क्योंकि ये सरफेस है हमारे पास। सरफेस का एक लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे मेरे लिए बीजी इज एडजेसेंट विच इज रूट 85, और एच जी इज हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलरेडी नोन 12, क्योंकि ए बी 12 है, एच जी भी 12 होगा। एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट होगा ये, सॉरी नॉट हाइपोटेन्यूज, इट इज गोइंग टू बी अपोजिट। तो टेन थीटा अपोजिट ओवर एडजेसेंट इज द फॉर्मूला। अपोजिट इज 12, एडजेसेंट इज रूट 85। तो टेन इनवर्स 12 ओवर रूट 85, 52.46, angle will always be written in one decimal place, 52.5 is going to be your final answer। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं एक और दफा करवाता हूं, सेम डायग्राम, सब कुछ सेम है, बस यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहा हूं। वो बात पता है क्या है, कि इस डायगोनल की वैल्यू आपको पता हो। लेट से अगर मुझे एच बी मालूम करना है, एच बी इज द डायगोनल ऑफ द 3D शेप। तो अगर आपको 3D शेप का डायगोनल मालूम करना हो ना, एक पॉइंट अप और एक पॉइंट डाउनवर्ड के दरमियान डायगोनल जो बन रहा है, तो बेटा ये भी 3D शेप में पाइथागोरस थ्योरम की एक फॉर्मूला लगता है, एच बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये आपके पास डायगोनल निकाल के दे देगा आप एच बी की वैल्यू। तो रूट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज रूट 229। अगर अब मैं एंगल निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ एच बी एंड एच जी, तो देखो एच बी इज अगेन योर हाइपोटेन्यूज एंड एच जी इज गोइंग टू बी योर अपोजिट, जो पहले था एंगल के अपोजिट वाली साइड, अपोजिट, एंड हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री अपोजिट वाली साइड। मेक श्योर यहां पर 90 डिग्री आपको समझ में आ रहा हो। एच बी इज रूट 229, अपोजिट is hg which is 12, so sin theta opposite over hypotenuse, not root 12, just 12, 12 over root 229। साइन इनवर्स करें वैल्यू को,
12/√229, देखो 52.46 सेम आंसर आ रहा है आपके पास, 1 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द पेपर।